स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का पेपर नंबर 3 का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। Also called DNA dependent RNA polymerase enzyme. Is called transcription. Conversion of DNA into RNA with the help of RNA polymerase or DNA dependent RNA polymerase enzyme. This process is known as transcription. And यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में दोनों में ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स 5' to 3' डायरेक्शन। प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर रहा है उसकी सिर्फ वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सारे पूरे ऑल आरएनए को ट्रांसक्राइब करके जाएगा। जितने भी आरएनए हैं उनको ट्रांसक्राइब करके जाएगा इन प्रोकैरियोट्स में। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स होते हैं फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट क्या करके जा रहे हैं, ट्रांसक्राइब करके जा रहा है आरआरएनए को। आरआरएनए के लिए कौन सा पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक्सेप्ट 5S आरआरएनए। 5S आरआरएनए को छोड़ के सारे राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का यूज में आता है एमआरएनए के लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए, एसएनआरएनए के लिए एंड एमआईआरएनए के लिए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 3 आरएनए को ट्रांसक्राइब करके जाता है, एमआरएनए, एसएनआरएनए एंड एमआईआरएनए। थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका यूज में होता है टीआरएनए के लिए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज में आता है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है। और सेकंड है U6 एसएनआरएनए, जो कि स्प्लाइसिंग के लिए यूज में आता है। और थर्ड है 5S आरआरएनए। और बाकी के जितने भी आरएनए हैं वो किससे ट्रांसक्राइब होंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से कौन सा होगा, आरआरएनए एक्सेप्ट 5S आरआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से मैसेंजर आरएनए, एसएनआरएनए और एमआईआरएनए। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से होगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज में आएगा, U6 एसएनआरएनए, जो कि स्प्लाइसिंग में यूज में आएगा, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन का बॉन्ड बनाता है, और 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए का यूज में आएगा। और जितने भी आरएनए हैं वो किससे बनेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम से। अब हम देखेंगे
जो हमारा डीएनए है, सपोज हमने ये सीक्वेंस ले ली कोई भी, ए टी जी सी टी, ए जी सी टी, टी जी जी सी सी, ये कोई भी सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है टी ए सी जी ए, टी सी जी ए, ए सी सी जी जी, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। और अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। तो किस डायरेक्शन में बनेगा, सपोज हमने ये मान लिया टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, जिसको रीड करके हम आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं। जिस डीएनए की स्ट्रैंड को रीड करते हैं और उससे आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम इसको रीड करके आरएनए का सिंथेसाइज करेंगे, तो ये आएगा ए टी जी सी टी, ए जी सी टी, टी जी जी और सी सी। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम इन डायरेक्शन। तो हमने इसको क्या किया, इसको रीड किया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है, कौन सा, ये हमारा आरएनए हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। और इस ये वाली सीक्वेंस जो इसका सेकंड स्ट्रैंड है, वो और एमआरएनए की सीक्वेंस एज इट इज सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। और इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा इसका नाम रखेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और थर्ड होगा एंटी सेंस स्ट्रैंड। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड का हम नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसको रीड करके, डीएनए की इस स्ट्रैंड को रीड करके इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये भी हो गया नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसकी सीक्वेंस जो होगी वो इसके नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के एज इट इज सेम होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको कोड करके हमने इसकी कोडिंग करके ये वाला एमआरएनए बनाया है, तो इसको बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस, और इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। सेंस स्ट्रैंड क्योंकि इसी से इसका सेम निकल रहा है, इसका सेंस इसी का निकल रहा है कि ये सेम जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी वो एमआरएनए के एज इट इज सेम है, बस यहाँ पे एमआरएनए में टी नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। थाइमिन तो प्रेजेंट ही नहीं होता है एमआरएनए में। तो ये हो गया हमारा आरएनए, ये हो गया हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड, और ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। और जो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ओनली 1 स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ओनली 1 स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगी। ऐसा नहीं है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है तो हमने इससे ऊपर वाले स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जैसे हम रेप्लिकेशन में कर रहे थे, इसको भी हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया। सिर्फ एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जिस स्ट्रैंड को रीड करके हम ट्रांसक्राइब करेंगे उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और इसके अपोजिट वाले को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूक्लियस शेप प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या है, जो जिस स्ट्रैंड का हम जिस पार्ट का हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो ना जीन के कितने पार्ट होते हैं? प्रमोटर होता है, कोडिंग सीक्वेंस होती है और टर्मिनेटर होता है। इन तीनों सीक्वेंस से मिलकर बनता है जीन। जीन होता है जिसको हम जिस डीएनए जिस सेगमेंट ऑफ द डीएनए को हम ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उस सीक्वेंस को, उस सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। ये हमारा डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, और इस जो हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब जो हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं यूकैरियोट्स में 3 स्टेप में होगी। इनिशिएशन, सेकंड होगा इलांगेशन, एंड थर्ड है टर्मिनेशन। ये हमारी होगी स्टेप्स। कौन सा है? इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या है? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में इलांगेशन में वो इलांगेट होगा, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करेगा। टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगी जिसमें टर्मिनेट हो जाएगा, आगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे और आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज क्या है। आरएनए पॉलीमरेज, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आरएनए पॉलीमरेज के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वो कहीं भी जाएगा, कोडिंग पे जाएगा, टर्मिनेटर पे जाएगा, कहीं पे भी जाके बाइंड करेगा और थोड़ा सा डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा और डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसलिए ये ना सिर्फ प्रमोटर पे जाके बाइंड करे, इसके लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का यूज में लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, प्रोकैरियोट्स में हम कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज में ले रहे थे? सिग्मा। इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जनरल प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड स्पेसिफिक
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कौन कौन से आएंगे? जो हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ए, बी, एफ, ई, एच, ये इतने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि प्रमोटर पे जाके बाइंड करेंगे वो आएंगे। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या है? जो एनहेंसर एंड साइलेंसर, इन दोनों सीक्वेंस के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एनहेंसर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को रेट को इंक्रीज करेगा। साइलेंसर जो सीक्वेंस होगी वो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कम करेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। फर्स्ट है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में हम देखेंगे प्रमोटर की सीक्वेंस क्या होती है। फर्स्ट सीक्वेंस होती है BRE। BRE क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड रेस्पॉन्स एलिमेंट। सेकंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी रेस्पॉन्स एलिमेंट। यहाँ पर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आके बाइंड करेगा। ठीक है, और सेकंड है टाटा। टाटा सीक्वेंस में इसकी सीक्वेंस होती है TATAAA। 6 कॉन्सोनेंट सीक्वेंस है। कॉन्सोनेंट सीक्वेंस है। इसमें क्या है कि टाटा सीक्वेंस है जहां पर 80 रिच है, एटी रिच होने का मतलब क्या है? यहाँ से ये इसकी ऑप्टिमल डेंसिटी वो बहुत कम होगी। मतलब कि अगर ये 80 रिच सीक्वेंस है, एडेनिन एंड थाइमिन सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर साइटोसिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होते तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसके मेल्टिंग करेंगे तो 80 रिच रीजन का सबसे ज्यादा फास्ट होगा या फिर GC रिच रीजन का? तो मेल्टिंग के टाइम पे डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी होगा, इसलिए इसकी मेल्टिंग जल्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी ऑप्टिमल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी ऑप्टिमल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम GC रिच होगा उसको मेल्ट कराएंगे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से हमारा मेल्टिंग होगी। इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, टाटा बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारा INR। INR क्या है? इनिशिएटर। इनिशिएटर क्या है कि यहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो जो स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? +1, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। इनिशिएटर के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्रेजेंट होगी हमारी। स्टार्ट साइट इनिशिएशन के ऊपर प्रेजेंट है। +1 कहाँ प्रेजेंट है? मतलब कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट है? इनिशिएटर के ऊपर। और फिर बाद में है MTF, मोटिव 10 एलिमेंट।
ये भी एक कॉन्सेनस सीक्वेंस है। ये कुछ बॉक्स है जहां पर कोई सीक्वेंस है जहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, इनिशिएशन होगा बीआरई, जहां ऐसी सीक्वेंस है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी वो होगा, वो आके बाइंड करेगा। टाटा बॉक्स मतलब कि एटी रिच सीक्वेंस है, यहाँ पे मेल्टिंग इजीली हो जाएगी। इनिशिएटर क्या है कि जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होगा, मतलब कि जहां स्टार्ट साइट प्रेजेंट है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा जिसको ना रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ प्रेजेंट है। फिर है मोटिव 10 एलिमेंट एंड लास्ट है डीपीई, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटिंग एलिमेंट। डाउनस्ट्रीम प्रोमोटिंग एलिमेंट कौन कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है इनिशिएशन के प्रमोटर के ऊपर, बीआरई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, जहां रेस्पॉन्स एलिमेंट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आके बाइंड करेगा। टाटा बॉक्स इसकी सीक्वेंस है P80 AAA, 6 कॉन्सेनेंस सीक्वेंस है, मतलब कि 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो कि चेंज नहीं होगी। एटी रिच होगा, ऑप्टिमल डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। तो ये किस जगह पे प्रेजेंट होगा, -30 सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये -30 पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे स्टार्ट साइट है, यहाँ से हमारा -1 स्टार्ट होगा, यूं करके -30 की सीक्वेंस पे ये कौन सा प्रेजेंट होगा, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा। फिर ये है इनिशिएटर क्या है, जहां से हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होगा, कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट होगी, +1 मतलब कि वो न्यूक्लियोटाइड जहां से कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। और फिर बाद में है मोटिव 10 एलिमेंट, ठीक है। फिर बाद में है डाउनस्ट्रीम प्रमोटिंग एलिमेंट। डाउनस्ट्रीम प्रमोटिंग एलिमेंट कहां से कहां तक होगी, +20 से +32 तक, ठीक है। ये है हमारा प्रमोटर की सीक्वेंस। अब हम देखेंगे इसमें कौन से फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारी सीक्वेंस थी, यहाँ पर था बीआरई, यहाँ पर था टाटा बॉक्स, और यहाँ पर था इनिशिएटर एंड देन एमआरई मोटिव एमटीई मोटिव 10 एलिमेंट एंड लास्ट में है डीपीई डाउनस्ट्रीम प्रमोटिंग एलिमेंट। जो फर्स्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आके बाइंड करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी किससे बना हुआ होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बना होता है। सेकंड कौन सा होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो 12 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इनका वर्क क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी क्या करता है कि इनिशिएटर की सीक्वेंस और टाटा की सीक्वेंस को होता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है, टाटा सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, तो यहाँ पर आके बाइंड करेगा हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और फिर बाद में ये टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स किससे जाके बाइंड करेंगे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से। 3 4 5 6 7 9
10, 11, 12, 12 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और ये बाहर क्या है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। ठीक है, हमारा टाटा वाला सीक्वेंस है, टाटा बॉक्स है, वो रिकॉग्नाइज कर लिया इसने। अब सेकंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा आता है, इनकी सीक्वेंस हमेशा याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये कभी चेंज नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, इसका वर्क क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो डी आया है, जिसके अंदर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, उनको स्टेबलाइज करता है। इनको स्टेबलाइज करता है मतलब कि यही बाइंड रहने के लिए, इनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी को स्टेबलाइज करके जाएगा। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर आके बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी किसके ऊपर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी एसोसिएटेड रेस्पॉन्स एलिमेंट। ये कौन सा हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। और यहाँ पे कौन स्टेबलाइज कर रहा है इसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस क्या अभी तक क्या निकली, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। अब कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। इसका क्या रोल होता है, ये रिक्रूट करता है, किसको रिक्रूट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज को कौन रिक्रूट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। ठीक है, तो ये कहाँ आके बाइंड करेगा, ये हो गया बी आर ई, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी आके बाइंड है। और यहाँ पर है टाटा बॉक्स, जहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड है और टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स आके बाइंड है। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, इनिशिएटर। वेट जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इसके ऊपर टाटा सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगा, तो ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो टाटा के ऊपर जाके बाइंड करेगा, लेकिन वो किस सीक्वेंस पे जाके बाइंड करता है, माइनर ग्रुव पे। माइनर ग्रुव क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, इसका जो माइनर ग्रुव होगा वहां जाके बाइंड करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो वो क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा।
टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब इसके ऊपर आके बाइंड करेगा टाटा सीक्वेंस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, डीएनए के जो माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव है उसमें से माइनर ग्रूव पे जाके बाइंड करेगा और डीएनए को बेंड कर देगा। किस एंगल पे बेंड करेगा, इस तरह से। क्यों बेंड कर देगा, कितने डिग्री एंगल पे, 80 डिग्री एंगल पे। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगा और डीएनए की सीक्वेंस को बैंड कर देगा क्योंकि वो माइनर ग्रुप पे जाके बाइंड कर रहा है। और फिर बाद में आएगा टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स है और यहाँ पर कौन है, बीआरई। उसके बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, फिर बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। और यहाँ पर हमारी कौन सी सीक्वेंस है, इनिशिएटर। यहाँ कौन सी सीक्वेंस आ गई, एमटीई। और यहाँ आ गया डाउनस्ट्रीम प्रमोटिंग एलिमेंट। और फिर बाद में हमारा आएगा जो कि इन दोनों के बीच में जाके बाइंड करेगा, वो होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा। आरएनए पॉलीमरेज को लेके आया, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, 12 सब यूनिट का बना होता है। आरएनए पॉलीमरेज 12 सब यूनिट का बना होता है। इसकी एक टेल प्रेजेंट होती है। टेल प्रेजेंट है किसके थ्रू, आरपीए के थ्रू एक टेल प्रेजेंट है जिसके ऊपर एक कॉन्सिनस सीक्वेंस होती है, वाई एस पी टी एस पी एस, वाई एस पी टी एस पी एस। ये क्या है, अमाइनो एसिड्स है। वाई को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। टायरोसिन, टायरोसिन है वाई। एस है सेरिन, पी है प्रोलीन और टी है थ्रियोनिन। तो ये कॉन्सिनस सीक्वेंस प्रेजेंट है, टायरोसिन, सेरिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलीन, सेरिन। सेवन अमाइनो एसिड की कॉन्सिनस सीक्वेंस प्रेजेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज की टेल के ऊपर। ठीक है, ये मैमल्स के अंदर, जो मैमल्स होते हैं इसके अंदर इसका रिपीटेशन 52 टाइम्स होता है। मतलब ये सीक्वेंस 52 टाइम्स बार प्रेजेंट होगी मैमल्स के अंदर। और अगर आप यीस्ट के अंदर देखते हैं तो ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है 23 टाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज है, 12 सब यूनिट्स का बना होता है। इसकी टेल के ऊपर एक कॉन्सिनस सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की, जो होती है टायरोसिन, सेरिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलीन, सेरिन। सेवन अमाइनो एसिड की कॉन्सिनस सीक्वेंस होती है जो कि मैमल्स के अंदर 52 टाइम्स होती है। मतलब कि ये सीक्वेंस 52 टाइम्स बार प्रेजेंट होगी और यीस्ट के अंदर 23 बार प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात की, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ए, बी एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा सेकंड ई। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई क्या करेगा, रिक्रूट करेगा
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच को, जो कि बाद में आएगा, ठीक है, उसे रिक्रूट करेगा। यहां पर आके बाइंड करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, ठीक है। और अब हम देखेंगे लास्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, सेकंड एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच का वर्क देखेंगे हम। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, इसके पास में हेलिकेज एक्टिविटी होती है। हेलिकेज एक्टिविटी होगी, डीएनए को ओपन करेगा ये, लेकिन ओपन करने से पहले ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज पे जो की टेल पे जो सीक्वेंस है YSP TSPS, ये सीक्वेंस है, इसके फिफ्थ सेरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 फिफ्थ सेरीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये इसकी टेल प्रेजेंट हो गई, ये इसकी सीक्वेंस है YSPS TSPS, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अब आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, वो क्या करेगा, काइनेज एक्टिविटी करेगा। काइनेज एक्टिविटी में क्या करेगा, जो एटीपी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एएमपी में, और पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा। सॉरी, एडीपी में कन्वर्ट करेगा और एक फॉस्फेट को रिलीज करेगा, और वो फॉस्फेट को कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है आरपीए, यहाँ पे सब यूनिट्स प्रेजेंट है इसकी, और ये है इसकी कॉन्सोनेंट सीक्वेंस YSP TSPS, और ये क्या करेगा, इस फॉस्फेट को फिफ्थ सेरीन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में क्या होगा, जो हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी है, ए है, बी है, एफ है, ई है, ये सारे के सारे डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब कि जो सीक्वेंस है उससे हट जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड था, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच की हेलिकेज एक्टिविटी के कारण वो ओपन हो जाएगा, और यहां पर हमारा बाइंड है आरएनए पॉलीमरेज। क्या किया, फर्स्ट आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके बाइंड करेगा और उसको बैंड कर देगा 80 डिग्री एंगल के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे। फिर बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, जो कि इसको स्टेबलाइज करके जाएगा, और फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, जो कि BRE सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। फिर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा, लेके आएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी का भी यही वर्क है कि वो लेके आएगा आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। और ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच को रिक्रूट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच का क्या वर्क है, हेलिकेज एंड काइनेज एक्टिविटी का। हेलिकेज में तो क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके टेल के ऊपर जो सीक्वेंस है उसके फिफ्थ सेरीन को वो फॉस्फोराइलेट कर देगा, फॉस्फोरस को ट्रांसफर कर देगा एटीपी से यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से
नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन की वजह से। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये सारे जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो बाइंड थे वो डिसोशिएट हो जाएंगे डीएनए से, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है वो डीएनए को ओपन करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज फिर बाइंड रहेगा। ठीक है, अब इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ये हमारा डीएनए ओपन हो गया, यहाँ पे हमारी इनिशिएटर की सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बी आ रही है, यहाँ पर मोटिव 10 एलिमेंट है और फिर डाउनस्ट्रीम प्रमोटिंग एलिमेंट है जो कि जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, और यहाँ बाइंड है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये हमारा इनिशिएशन का कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट होगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होने जा रहा है कि जो आरएनए है हमारा सिंथेसाइज होगा, इनिशिएटर की सीक्वेंस है, आगे बढ़ेगी, इनिशिएटर की सीक्वेंस को भी ये ट्रांसक्राइब कर देगा, मोटिव 10 एलिमेंट को ट्रांसक्राइब कर देगा, और यहां से आरएनए का एग्जिट चैनल है, आरएनए का जो एग्जिट चैनल है इससे हमारा एमआरएनए है वो रिलीज होगा। ये होगी आरएनए पॉलीमरेज की टेल, जिसमें YSPS TSPS की सीक्वेंस प्रेजेंट है और 5th सेरीन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। अब क्या होगा, यहाँ पर है 5 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पर है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक तो सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जो ये हमारी टेल है, इसकी आरएनए पॉलीमरेज की टेल है YSPTSPS, इसके ऊपर 5th सेरीन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। यहाँ पर आके बाइंड करेगा DISP नाम का एक प्रोटीन है जो कि यहाँ पर आके बाइंड करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज की टेल यहाँ तक जाएगी, DISP YSPTSPS 5th सेरीन फॉस्फोराइलेटेड है, और यहाँ पर आके बाइंड कर गया DISP। और DISP क्या करेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो प्रोटीन आके बाइंड करेगा NEF से बाइंड कर जाएगा और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा। ये क्या है, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर। नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर क्या हुआ, ये हमारा डीएनए है,
ओपन हुआ आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ट्रांसक्राइब किया इसको एमआरएनए को, फिर बाद में एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए ये जो आरएनए है वो यहाँ पर आरएनए के एग्जिट चैनल तक आएगा। फिर बाद में क्या होगा, ये जो है ना हमारा डीआईएसपी प्रोटीन है वो आरएनए पॉलीमरेज की टेल के ऊपर आके बाइंड करेगा, और ये डीआईएसपी नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ आके बाइंड करेगा और इस इलोंगेशन के फैक्टर को, इलोंगेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। और ये इलोंगेशन की प्रोसेस स्टॉप क्यों हुई, कैपिंग के लिए, क्योंकि आरएनए की कैपिंग होती है वो को ट्रांसक्रिप्शनल होती है। ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है, और ट्रांसक्रिप्शन की को ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आरएनए की कैपिंग भी होगी। एमआरएनए की कैपिंग होगी किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में। तो अब हम इसकी कैपिंग करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, फाइव प्राइम फॉस्फेट पे 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग हो जाएगी। क्या है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग होगी। कैपिंग होने के बाद में क्या होगा, कैपिंग की प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से आरएनए की कैपिंग होती है। इसमें हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में ये इलोंगेशन की प्रोसेस स्टॉप हुई, यहाँ पर आरएनए की कैपिंग होगी 7 मिथाइल ग्वानिन के साथ में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है इलोंगेशन का, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर बीटा। कौन सा होता है, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर बीटा। इसका क्या वर्क होता है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर है वो जाके बाइंड करेगा, इसके अंदर काइनेज की एक्टिविटी होती है। काइनेज की एक्टिविटी होती है, काइनेज का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस ट्रांसफर, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। ये क्या करेगा, फॉस्फेट के ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, मतलब कि जो ये सीक्वेंस है YSPTSPS, इसके सेकंड सेरिन को फॉस्फोराइलेट कर देगा। पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर है, यहाँ पे नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर बाइंड कर दिया, कैपिंग हो गई हमारी। कैपिंग होने के बाद में इस नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर को रिमूव करने के लिए आया है पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर बीटा, जिसकी काइनेज की एक्टिविटी होती है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कैसे करेगा, जो YSPTSPS की सीक्वेंस है उसके सेकंड सेरिन को फॉस्फोराइलेट कर देना। सेकंड सेरिन को फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या होगा, जो DISP है और नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर है वो अपनी पोजीशन से डिसोशिएट हो जाएंगे। ये हमारा डीएनए था, ओपन में है, ओपन कॉम्प्लेक्स, ये आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर हमारा एमआरएनए, और यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट पे 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग हो गई। और यहाँ ये है इसकी टेल, जिसके ऊपर YSPTSPS की सीक्वेंस प्रेजेंट है। YSPTSPS सीक्वेंस प्रेजेंट है। मैमल्स के अंदर 52 टाइम्स बार प्रेजेंट होती है, और यीस्ट के अंदर 23 बार टाइम्स।
तो यहाँ पे फिफ्थ सेरिन तो पहले से फॉस्फोराइलेटेड था, जो कि इनिशिएशन की स्टेज में हो गया था। यहाँ पे DSIF प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसने क्या किया, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर बीटा आया और उसने क्या किया, इस सेकंड सेरिन को भी फॉस्फोराइलेटेड कर दिया। सेकंड सेरिन को फॉस्फोराइलेटेड करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से DSIF है वो डिसोशिएट हो जाएगा और नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर है वो भी यहाँ से डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसोशिएट होने के बाद में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होने के बाद में क्या होगा, ये टेल है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होगा और ये mRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा 7 मिथाइल ग्वानिन के ऊपर, 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा इलोंगेशन। अब हम आते हैं टर्मिनेशन के प्रोसेस पे। सेकंड होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये DNA है, ये RNA, ये RNA पॉलीमरेज, ये इसकी टेल आ गई, ये यहाँ पे YSPT-SPS आ गया जो कि सेकेंड सेरिन और फिफ्थ सेरिन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। फिफ्थ सेरिन इनिशिएशन के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H के थ्रू फॉस्फोराइलेट हुआ था और ये सेकेंड सेरिन है, इलोंगेशन के टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर बीटा के थ्रू ट्रांसक्राइब हुआ था। और ये है हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम। ये हमारा RNA का सिंथेसिस हो गया और यहाँ पर है 7 मिथाइल ग्वानिन। अब क्या है, 7 मिथाइल ग्वानिन। अब क्या है, टर्मिनेशन के सीक्वेंस के ऊपर एक कॉन्सोनेंट सीक्वेंस आती है, टर्मिनेशन की सीक्वेंस जो होती है AAU AAA AC एंड सेकेंड है UG GA GU। कौन सी सीक्वेंस है, AAU AAA AC UG GU। ये सीक्वेंस आएगी RNA के ऊपर, mRNA के ऊपर हमारे। तो ये क्या है, टर्मिनेशन की सीक्वेंस है। इसमें दो फैक्टर आके बाइंड करेंगे टर्मिनेशन के ऊपर। एक होगा क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कौन सा है, और एक होगा क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। एक है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, एक है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। हम बात करते हैं क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। ये क्या होता है, टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि 4 सब यूनिट्स होती है इसकी। और सेकंड होता है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि ट्राइमर की फॉर्म में अवेलेबल होता है।
3 सब यूनिट्स होती है इसकी। ये जो होगा क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, वो जाके बाइंड करेगा ए एक सीक्वेंस के ऊपर, और क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो जाके बाइंड करेगा यूजी जी यू। ठीक है, यहां पर ये आके बाइंड किया, 4 सब यूनिट है इसकी। ये कौन सा हो गया, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। अब है यहाँ पर ट्राइमर की फॉर्म में अवेलेबल होगा, बाइंड करेगा क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये आके बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे। और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये डीएनए हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये इसकी टेल आ गई, ये एमआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट है यूजी जी यू, और इसके ऊपर जाके बाइंड करा है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और इसको ये राउंड अप करके यहाँ पर सीक्वेंस आएगी ए यू ए की सीक्वेंस है, इसके ऊपर आके बाइंड कर गया हमारा टेट्रामर के फॉर्म में क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। यहाँ पर हमारा एडेनिन है, यहाँ पे हमारा साइटोसिन है। ठीक है, इस तरह का लूप फॉर्मेशन बना लेगा ये क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। अब 2 फैक्टर और आएंगे, क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेगा, यहाँ आके बाइंड करेंगे। ये हो गया क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड क्लीवेज फैक्टर सेकेंड। और क्या करेंगे, यहाँ से आरएनए को क्लीव कर देंगे। क्लीव करने से क्या होगा, हमारा जो एमआरएनए है ये 5 प्राइम 7 मिथाइल ग्वानिन 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर, और यहाँ पर सीक्वेंस आ गई ए ये 3 प्राइम पे यहाँ से क्लीव हो गया, और यहाँ पर हमारा एडेनिन प्रेजेंट था जिसके ऊपर क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्रेजेंट है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर टेट्रामर के फॉर्म में। ये हमारा एमआरएनए टर्मिनेट हो गया यहाँ से, और यहाँ मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं, यहाँ से एमआरएनए क्लीव हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंडेड है। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन हो गया और टर्मिनेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तीनों स्टेज में हमने पढ़ा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में बहुत सारे फैक्टर्स आके बाइंड किए, और इलोंगेशन फैक्टर्स आके बाइंड किए, टर्मिनेशन में टर्मिनेशन फैक्टर्स आके बाइंड किए। अभी हम कुछ लिख लेते हैं इसमें। इनिशिएशन के ऊपर जो फैक्टर्स आके बाइंड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ए बी एफ ई एंड एच। इसकी सीक्वेंस सेम है, पहले डी आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एफ, फिर ई एंड फिर एच। ठीक है, और फिर इलोंगेशन फैक्टर के लिए
इलॉन्गेशन फैक्टर्स में है नेगेटिव इलॉन्गेशन फैक्टर, एक तो BSIF नेगेटिव इलॉन्गेशन फैक्टर एंड पॉजिटिव इलॉन्गेशन फैक्टर बीटा, ठीक है। और फिर टर्मिनेशन के अंदर आएंगे क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड क्लीवेज फैक्टर सेकेंड। ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स।